हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज सपोज द टीचर आर बिजी इन क्रैकिंग फिल्दी जोक्स। मान लीजिए कि जो टीचर है वो फिल्दी जोक्स को क्रैक करने में व्यस्त है एंड यू आर ऑल्सो देयर बट यू आर अनेबल टू स्टॉप दैम। यू शुड, और आप भी वहाँ पर हैं और आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? Persuade them decently not to waste their time in 50 jokes। आप उनको बहुत ज़्यादा डिसेंटली समझाएंगे कि इन सारे जोक्स में अपना टाइम वेस्ट करने की, मतलब आप बताएंगे कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, हम इस टाइम में कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस तरह से बहुत पोलाइटली आपको वहाँ पर बोलेंगे। या फिर लिव इन आइसोलेशन और चेंज द ग्रुप, या फिर आप उस ग्रुप को ही चेंज कर देंगे। या फिर आप उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो अपनी मतलब आप थोड़ा आप भी रूड वे में बोलेंगे कि दैट माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है। या फिर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहेंगे और उनको रिमाइंड कराएंगे उनकी नोबिलिटी, उनकी जॉब्स की नोबिलिटी के बारे में। तो आपको यहाँ पर जो हमारा आंसर जाएगा, देखिए यहाँ पर जो ये ऑप्शन है कि आप आइसोलेशन में रहेंगे, मतलब खुद को अलग कर लेंगे अपने आप को ग्रुप से, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा कि आप उनको इंस्ट्रक्ट, मतलब आप भी इस तरह से बहस करेंगे कि जस्ट माइंड योर लैंग्वेज एंड दिस एंड दैट, तो ये भी यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। एंड जो आपका राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए भी, ऑप्शन नंबर डी भी है। अब यहाँ पर हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट को चूज़ करना है, तो देखिए बी क्रिटिकल, तो आपको क्रिटिकल नहीं होना है, ठीक है। उनको यस ठीक है, आप उनकी जॉब्स की नोबिलिटी के बारे में उनको बताएंगे, लेकिन क्रिटिकल अगर वर्ड यहाँ नहीं होता तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही हो जाता, लेकिन क्रिटिकल वर्ड होने की वजह से ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि आप उनको डिसेंटली समझाएंगे कि वो अपना टाइम जो है वो इन 50 जोक्स में जो है वो वेस्ट ना करें। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विद। जो टीचर्स का एडजस्टमेंट होता है उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके साथ होती है? चिल्ड्रन के साथ, मतलब सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो किस की होती है? स्टूडेंट्स के लिए होती है, प्रिंसिपल के लिए होती है, या फिर टीचर की खुद के लिए होती है, या फिर कम्युनिटी के लिए होती है? तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ, हमारी एजुकेशन जो है वो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड है, और इस वजह से मोस्टली आप लोग क्या करेंगे, इस ऑप्शन को टिक करेंगे, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता तो एक बार को ये चल जाता, लेकिन बात आ रही है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो किसको देनी है। तो वो जो रहेगा वो आपका ना तो प्रिंसिपल है ना कम्युनिटी है, वो आपका टीचर हिमसेल्फ है, कि उसको सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अपनी खुद की है। मतलब कि आप क्लास में जाने से पहले अपना देखेंगे कि आपको कल क्या लेसन पढ़ाना है, आपका लेसन प्लान प्रिपेयर है या नहीं है, ठीक है। ये आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज research has shown that the most frequent symptom of nervous instability among teachers is। रिसर्च ने क्या किया है, आपको कुछ फ्रिक्वेंट सिम्टम्स दिखाए हैं नर्वस इंस्टेबिलिटी के टीचर्स के बीच, मतलब जो टीचर्स में होते हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं कि डाइजेस्टिव अपसेट रहते हैं वो लोग, ठीक है, या फिर एक्सप्लोसिव बिहेवियर रहता है उनका, फटीग, या फिर वरी। तो यहाँ जो राइट आंसर हमारा जाएगा दैट गोज विद एक्सप्लोसिव बिहेवियर, यही सिम्टम्स रहते हैं उनके, ठीक है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट। अब जो आपके गुड अचीवमेंट टेस्ट होते हैं उनमें से इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो अगर हम गुड अचीवमेंट टेस्ट की बात करें तो वो आपके रिलायबल होते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो कि वो आपके विश्वसनीय हैं, उन पर आप विश्वास कर सकते हो, उनकी ऑब्जेक्टिविटी होती है, बिल्कुल सही है, उनकी वैलिडिटी, उनमें वैधता भी आपको दिखाई देती है, लेकिन वहाँ एम्बिग्युइटी नहीं होती, इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि फॉर ए टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। अगर हम राइटिंग की बात करें, ब्लैक बोर्ड पर जो टीचर्स नोट डाउन करते हैं, तो उसके बारे में अगर हम देखें तो एक टीचर के लिए कौन सा मेथड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। जल्दी लिखिए और उतना क्लियर लिखिए जितना पॉसिबल हो सके, या फिर राइटिंग दी मैटर फर्स्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड इट, या फिर ब्लैक बोर्ड पर जो भी मैटर है उसको लिख दे और फिर बच्चों से कहे कि अब आप पढ़िए इसको, या फिर आस्किंग अ क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स, या फिर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे और बच्चे जो आंसर बताएं वो ब्लैक बोर्ड पर लिखते चले जाएं, या फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लें जितना पॉसिबल हो सके उतना क्लियरली। तो देखिए हम सबसे पहले ऑप्शंस को कट कर लेते हैं। ये जो हमारा ऑप्शन है ये आपका नेगेटिव है, कट जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों से क्वेश्चन पूछने के बाद वो जो आंसर करेंगे वो आप ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है बच्चा आंसर सही कर रहा है। आप जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हो उसमें क्या होता है कि सारे स्टूडेंट्स जो भी क्लास में बैठे हुए हैं सबका जो फोकस रहता है उस ब्लैक बोर्ड पर रहता है और वो लोग उसको क्या कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिखा जाएगा उस बच्चे उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे कहीं, या फिर उसको अपने माइंड में स्टोर कर लेंगे। तो गलत भी हो सकता है आंसर, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे, ये एक अच्छा मेथड नहीं है। नेक्स्ट आप सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिख डालेंगे और उसके बाद बच्चों से ही कहेंगे कि पढ़िए, तो इतना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप ब्लैक बोर्ड पर पूरी बुक नहीं उतार सकते हो। ठीक है, और जल्दी जल्दी अगर आप लिखेंगे तो क्लियरली आप लिखना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बात हो रही है ब्लैक बोर्ड की। हमारे कॉपी में आप कितना भी एक्सपीरियंस्ड टीचर क्यों ना हो, ब्लैक बोर्ड पर लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो आप फास्ट यहाँ पर ये वर्ड आने की वजह से ही गलत हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर डी, कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप ब्लैक बोर्ड पर नोट कर दीजिए और उसके बाद फिर उनको एक्सप्लेन करते चलिए विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम और एग्जाम्पल्स। अब बच्चा क्या है उस पॉइंट्स के थ्रू क्या करेगा, कनेक्ट करता चलेगा। ठीक है, और वो पॉइंट्स जो आप लिखें वो बहुत क्लियरली लिखें, लाइन वाइज लाइन लिखें, एक सीक्वेंस में लिखें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आंसर जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स। टीचिंग के लिए जो डायनेमिक अप्रोच रहती है उसका मतलब क्या है, कि टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव। टीचिंग जो हो वो फोर्सफुल हो, बच्चों पे दबाव डाल के कराई जाए तब वो इफ़ेक्टिव रहेगी या इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। या फिर टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक। टीचर जो हो वो एनर्जेटिक हो, डायनेमिक हो। या फिर टॉपिक्स जो हो टीचिंग के शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनेमिक। टॉपिक्स टीचिंग के स्टैटिक नहीं हो बल्कि डायनेमिक हो। या फिर स्टूडेंट्स जो हों वो उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो यहाँ पर लर्न कराया जाए। तो जो डायनेमिक अप्रोच होती है टीचिंग की उसमें यहाँ पर टीचिंग फोर्सफुल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, स्टूडेंट्स को हमें क्या है, जो जिस तरह से भी वो अपनी नॉलेज ले रहे हैं उनको उसी वे में कराइए जितना कि वो गेन कर सके। यहाँ पर उनका कोई दबाव या प्रेशर नहीं डालना कि उनकी जो कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाना। उनकी कैपेसिटी मान लीजिए 2 पेजेस लर्न करने की और आप उनको ज़बरदस्ती 4 पेजेस लर्न कराएंगे तो वो ये 2 पेजेस भी जो है वो ठीक से लर्न नहीं कर पाएंगे। तो जितनी कैपेसिटी है उस बेस पे वर्क कराइए, एक्स्ट्रा प्रेशर उन पर नहीं डालना है। ये ऑप्शन इसलिए गलत रहेगा। दूसरा, टीचर एनर्जेटिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन डायनेमिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। दूसरा, टॉपिक जो हो वो स्टैटिक ना हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है, स्टैटिक तो रहेगा ना टॉपिक। अगर मान लीजिए आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड टर्म्स को ही तो यूज़ करेंगे। आप इसमें बायंसी का ही तो यूज़ करेंगे। अब आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं और आप जो है यहाँ पर मोशन समझाने लगे, तो ये तो अलग चीज़ हो गई। आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाते पढ़ाते सेल पर पहुँच गए, तो ऐसा नहीं होना है। ठीक है, टॉपिक जो वो स्टैटिक रहे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं तो वही पढ़ाना है, और डायनामिक हो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज़ विद ऑप्शन नंबर डी, कि जो स्टूडेंट्स हों
उनको आप एक्टिविटीज़ के थ्रू लर्न कराएं। जब हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है, वहाँ हमने बताया था कि अगर आपको अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है तो उसमें आपको एक्टिविटीज़ को यूज़ करना होगा, स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ के थ्रू याद कराना होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए अगर कोई प्ले है तो आप उसको क्लास में परफॉर्म करवा के उसकी रीडिंग कराइए, कैरेक्टर सबको दे दीजिए, तो वो जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो एक्टिविटीज़ के थ्रू जो लर्निंग रहेगी वो आपकी परमानेंट रहेगी, स्थायी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको विजुअली चैलेंज स्टूडेंट को पढ़ाना है नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ साथ, तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास। तो आप उसको क्लास में कैसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। नॉट गिविंग हिम एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजॉरिटी में सफ़र, आप उसको एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं देंगे क्योंकि इससे क्या है जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या कम है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल स्टूडेंट्स, तो आप उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वरना नॉर्मल स्टूडेंट सफ़र करेंगे। या फिर टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन दी क्लासरूम, या फिर आप उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे क्लास में। या फिर यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इज हिज डेस्टिनी एंड हैंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग, या फिर आप ये मान लेंगे कि अंधापन होना उसकी किस्मत है और आप उस पर कुछ भी ध्यान नहीं देंगे, उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। या फिर अरेंज अ सीट इन फ्रंट रो, या फिर आप फ्रंट रो में उनके लिए सीट अरेंज करेंगे और ट्राई टू टीच एट अ पेस कन्वीनियंट टू हिम, और उस पेस पर पढ़ाएंगे, कह सकते हैं हम उस स्पीड से पढ़ाएंगे जितनी स्पीड से पढ़ना उनके लिए कन्वीनियंट रहे। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है कि आप उनको एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं देंगे, मेजॉरिटी सफ़र करेगी, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो हमारा कंसेप्ट लगेगा वो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का लगेगा। ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है। तो वो इसका ध्यान आपको रखना है, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो हमें सबको एक साथ लेकर चलना है। तो यहाँ हम ये नहीं सोचेंगे कि मेजॉरिटी सफ़र कर रही है, मेजॉरिटी भले ही सफ़र करे लेकिन वो जो एक बच्चा जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसको वो सफ़र नहीं करना चाहिए, उसको भी हमें साथ साथ लेकर चलना है, निगलेक्ट किसी को भी नहीं करना है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर निगलेक्शन की बात आ रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत हो जाएगा। दूसरा, सिंपैथेटिकली उसके साथ बिहेव नहीं करना कि उसको ये फील होने लगे कि मुझ में कोई ना कोई कमी है इसलिए टीचर मुझसे बहुत ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण है, कि फिर से वहीं यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट लगता है कि समावेशी शिक्षा है, सबको एक जैसा ही मानते हुए चलना है, बस हमें ध्यान रखना है कि उसका पोटेंशियल कितना है। शो नहीं करना कि उसको फील होने लगे कि मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्फीरियर हूँ बाकी स्टूडेंट से, या फिर मैं नॉर्मल नहीं हूँ। ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, आप ये तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि ब्लाइंडनेस उसकी किस्मत और उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप क्या है, फिर से इंक्लूसिव एजुकेशन कंसेप्ट लग रहा है कि आपको सबको देखना है। आप टीचर हो, आप सुविधा प्रदाता हो, आप सुगमकर्ता हो, आप मार्गदर्शक हो, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। जो हमारा लास्ट ऑप्शन जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा कि आप क्या करोगे, उस विजुअली चैलेंज स्टूडेंट के लिए फ्रंट में एक रो जो है वो सेट कर दोगे और उसको और कोशिश करोगे कि आप उस स्पीड से पढ़ाएं जिस स्पीड से वो बच्चा का जो है वो कन्वीनियंट रहे पढ़ने के। विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स गेम जिस स्पीड में पढ़ पा रहे हो वो स्पीड जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपको उनको ये शो नहीं करना कि आप जो है वो इन्फीरियर हैं। अगर आप उनके साथ सिंपैथेटिकली बिहेव करेंगे या फिर उनको बार बार शो करेंगे तो उससे उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम होता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ प्रोजेक्टेड एड। अब प्रोजेक्टेड एड से इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर है। ठीक है। एडियास्कोप भी है आपका और स्लाइड प्रोजेक्टर भी, लेकिन ये ब्लैक बोर्ड नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ़ ही शी, अ टीचर कब सक्सेसफुल होगा, अगर वो स्टूडेंट्स की हेल्प करता है एक अच्छा नागरिक बनने में, या फिर इम्पार्ट करता है सब्जेक्ट नॉलेज, स्टूडेंट को सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज देता है बाकी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देता, या फिर प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को कि वो सिर्फ एग्जामिनेशन को पास कर लें, या फिर प्रेजेंट करता है सब्जेक्ट को एक मैटर की तरह एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में। तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर जाएगा हमारा दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
And the last question, by which of the following methods a true evaluation of the student is possible? And it is कंटिन्यूस एवोल्यूशन। हम सभी को पता है आपके एफए होते हैं, आपके ऐसे होते हैं, और इसी की वजह से क्या है, आपका एवोल्यूशन परफेक्ट होता है। ठीक है, टाइम टू टाइम आप अपनी स्टडी को भी देते हैं और आपको पता चलता रहता है कहाँ कमी है, किसको आपको बेटर करना है। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।